जय हिंद। देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे झारखंड में बहने वाली कुछ प्रमुख नदियां के बारे में, और उससे संबंधित ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दोनों का लिंक दे दिए है, आप वहां से देख सकते हैं जाकर के। और उन सारे दोनों वीडियो में हम बताए हुए हैं कि झारखंड के अलग अलग दिशा में बहने वाली जो अलग अलग प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में बताए थे। लेकिन आज के इस वीडियो में जो नदियां छूट गई थी या फिर जो अतिरिक्त नदियां हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है, या फिर जो झारखंड के क्षेत्र में बहती है जहां से प्रश्न बन सकते हैं, और नदियां से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन सी नदियां के बारे में हमें और भी पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग मुख्य रूप से 3-4 नदी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उससे संबंधित कुछ जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि देखा जाता है कि झारखंड के नदियां पे ही ज्यादातर जलप्रपात हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ नदियां या फिर जलप्रपात या फिर किसी भी तरह का जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, किस तरह का प्रश्न बन सकता है, इससे संबंधित हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कांची नदी के बारे में। तो कांची नदी का अगर उद्गम स्थल देखा जाए तो ये रांची का तमाड़ क्षेत्र से देखने को मिलेगा। रांची का ही क्षेत्र पड़ता है तमाड़, वहीं से कांची नदी का प्रारंभ होता है। उसके बाद इसका मुहाना जो है, इसका अंत वहीं रांची के मुरी में जाने से हो जाता है। रांची के मुरी में ये जाकर के स्वर्ण रेखा नदी से मिल जाती है, और मिलने के बाद इस नदी का अंत हो जाता है। तो कांची नदी का सिर्फ उद्गम और अंत से संबंधित बस याद रखेंगे। उद्गम रांची के तमाड़ क्षेत्र से देखने को मिलता है, वहीं मुहाना इसका अंत जो है वो स्वर्ण रेखा नदी में मिलने से हो जाता है। उसी तरह से अगर देव नदी के बारे में अगर हम लोग देखें तो देव नदी का भी उद्गम स्थल गम्हरिया प्रखंड से देखा जाता है ना। और गम्हरिया प्रखंड जो है वो सरायकेला खरसावां के क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ से याद रखेंगे। और इसका मुहाना, इसका अंत अगर देखा जाए तो ये जाकर के दक्षिणी कारो नदी में जाकर के मिल जाती है। तो देव नदी का अगर उद्गम स्थल पूछा जाए तो गम्हरिया प्रखंड, और गम्हरिया प्रखंड कहाँ है तो सरायकेला खरसावां के क्षेत्र में पड़ता है। वही अगर इसका अंत से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो ये दक्षिणी कारो नदी में जाकर के मिल जाती है, और मिलने के बाद इस नदी का अंत हो जाता है। इसकी एक सहायक नदी के रूप में देखा जाता है, जिसको हम लोग फुलगरा नदी भी कहते हैं। तो हालांकि इन सारी नदियों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं बन सकते, लेकिन आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये झारखंड में बहने वाली कुछ प्रमुख नदियों में से भी एक है। तो क्या गारंटी कभी भी यहाँ से किसी भी तरह का प्रश्न दे सकता है। इसी वजह से हम सारी नदियों के बारे में A to Z, चाहे वो 3 वीडियो हमें क्यों ना बनाना पड़े, लेकिन A to Z हम सारी नदियों के बारे में डिस्कस किए हुए हैं। तो इसके सहायक नदी के रूप में बस आप फुलगरा को याद रखेंगे। उसी तरह से अगर गंगा नदी के बारे में देखें तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि झारखंड के क्षेत्र में भी गंगा नदी का विस्तार देखने को मिलता है। और झारखंड के तेलियागढ़ी क्षेत्र में, है ना, झारखंड का तेलियागढ़ी जो साहेबगंज का क्षेत्र पड़ता है, यहीं पे इनका विस्तार देखने को मिलता है। और ये झारखंड में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय करके निकलती है। तो तेलियागढ़ी जो साहेबगंज का क्षेत्र पड़ता है, यहीं से गंगा नदी होकर के गुजरती है। और झारखंड में पूरा विस्तार अगर देखा जाए तो 80 किलोमीटर की दूरी गंगा नदी तय करती है। तो गंगा नदी से बस इतना ही याद रखेंगे। बाकी गंगा नदी के बारे में स्पेशल वीडियो हम बना चुके हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप गंगा नदी के बारे में डिटेल्स में देख सकते हैं। उसके अलावा हम लोग थोड़ा सा समय लेते हैं बूढ़ा नदी के बारे में। और बूढ़ा नदी से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहला प्रश्न यही बन सकता है कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वो किस नदी पे है तो बूढ़ा नदी पे। तो इससे याद रखेंगे। और इसका उद्गम स्थल महुआ टांड देखा जाता है, कहीं कहीं आपको महू टांड देखने को मिलेगा, कहीं कहीं महुआ टांड देखने को मिलेगा। तो उद्गम स्थल से आप याद रखेंगे, ज्यादातर महू टांड ही देखने को मिलेगा। वहीं इस नदी का अंत देखा जाए, अगर बूढ़ा नदी के अंत से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो ये उत्तरी कोयल नदी में जाकर के मिलती है, और मिलने के बाद इस नदी का अंत हो जाता है। और अभी हम बताएं कि बूढ़ा नदी पे ही बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, इस वजह से यह नदी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस नदी के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो कांची नदी, देव नदी, गंगा नदी की एक पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़े, फिर उसी तरह से बूढ़ा नदी के बारे में हम लोग चर्चा किए। तो ये थे कुछ बचे हुए नदियां के बारे में। आगे देखते हैं कि झारखंड के में जो नदियां बहती हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है ना। क्योंकि अभी तक तो हम लोग झारखंड के अलग अलग दिशा में बहने वाली नदियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, है ना, या फिर उनके क्षेत्रों के बारे में चर्चा कर रहे थे, उनके उद्गम स्थल के बारे में चर्चा कर रहे थे। लेकिन इससे संबंधित कुछ बहुत सारे तथ्य देखने को मिलता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो झारखंड की ज्यादातर नदियां अगर देखा जाए, ज्यादातर क्या, अगर सोन नदी और गंगा नदी को अगर आप छोड़ दें
तो बाकी सारी नदियां जो है वो वर्षा पे निर्भर करती है। अगर बारिश होगी झारखंड में तो ये नदियां में पानी आपको देखने को मिलेगा, इस नदी में पानी बहेगी, या फिर ज़्यादातर क्या होती है नदियां की गर्मियों के दिन में सूख जाती है। इसी वजह से पहला तथ्य के रूप में हम यहाँ पे लिखे हुए कि झारखंड की नदियां जो है वो बरसाती नदी है। बरसात के दिनों में इन सारी नदियों में बाढ़ आपको देखने को मिलेगा। वहीं धीरे धीरे जब गर्मी पड़ने लगती है तो इन सारी नदियों में जल का अभाव देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा जल देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा झारखंड की जितनी नदियां हैं तो झारखंड की नदियां का चौड़ाई आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, जबकि गहराई ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका एक और भी कारण है कि झारखंड में जो जितने भी नदियां बहती है, चूंकि झारखंड जो है पठारी क्षेत्र है और पहाड़ों और चट्टानों वाला क्षेत्र है, इस वजह से ज़्यादातर नदियां जो है वो अपना विस्तार फैला नहीं पाती, अपना क्षेत्र विस्तार नहीं कर पाती, लेकिन गहराई आपको बहुत देखने को मिलेगा। इसलिए हम यहाँ पे बताए हुए हैं कि झारखंड में बहने वाली नदियों का चौड़ाई आपको कम देखने को मिलेगा। वहीं अगर गहराई से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो झारखंड में बहने वाली नदियां का गहराई ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये इसके अलावा और भी अगर कुछ देखा जाए तो ज़्यादातर देखा जाता है कि झारखंड की नदियां जो है वो बाहर की ओर जाती है। हम बताएंगे अभी कि लगभग 76 से 77% नदियां जो है वो झारखंड से बाहर की ओर चली जाती है, और झारखंड के बाहर में जितने भी झारखंड के इर्द गिर्द जितने भी स्टेट है उन सारे स्टेटों में ये नदियां बह करके चली जाती है। और ये झारखंड के लिए काफ़ी परेशानी वाली बात है, क्योंकि झारखंड की ज़्यादातर नदियाँ जो है वो बाहर की ओर बह के चल जाती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड के नदियाँ पे कुछ जो जलप्रपात है, हालांकि ज़्यादातर जलप्रपात आपको जो झारखंड में देखने को मिलेंगे वो नदियाँ पे ही देखने को मिलेंगे, और जलप्रपात के बारे में एक स्पेशल वीडियो हम बना चुके हैं। अभी तक अगर नहीं देखे तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो झारखंड के नदियाँ पे जो जलप्रपात है उसमें से हम लोग एक दो के बारे में ही चर्चा करेंगे, हालांकि इसका एक स्पेशल वीडियो बना चुके हैं हम। तो सेरका जलप्रपात के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। सेरका जलप्रपात के बारे में यहाँ पे हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि विशुनपुर में ये देखने को मिलता है, और विशुनपुर जो है वो गुमला के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं विष्णुपुर झारखंड में एक और स्थान देखने को मिलता है। इसी वजह से हम यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं आप लोग को कि सेरका जलप्रपात या फिर हेपाद जलप्रपात जो है वो दोनों का स्थल विशुनपुर क्षेत्र में देखने को मिलेगा, और ये विशुनपुर जो है वो गुमला जिला में पड़ता है। तो यहाँ से याद रखेंगे। इसके अलावा रजरप्पा से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो रजरप्पा जलप्रपात के बारे में अगर चर्चा की जाए तो रजरप्पा जो है वो रामगढ़ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे है ना। रामगढ़ जो है उससे 25 किलोमीटर दूरी पे रजरप्पा जलप्रपात स्थित है, और रजरप्पा जलप्रपात की एक खासियत यही है कि दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर बना है ना। जहाँ पे दामोदर नदी और भेड़ा नदी का संगम होता है, दोनों नदी आकर के मिलती है, यहीं पे रजरप्पा जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा, और ये रामगढ़ से 25 किलोमीटर दूरी पे आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये था कुछ झारखंड की नदियाँ पे जलप्रपात के बारे में, जहाँ से छोटा छोटा प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा झारखंड के जल संसाधन के बारे में अगर देखा जाए तो झारखंड के जल संसाधन के दो भाग है। तो दो भाग ही अमूमन होता है, जैसे एक धरातल दूसरा भूमिगत। तो अगर झारखंड में धरातल जल संसाधन देखा जाए इसकी मात्रा क्या है ना, तो ये 82.7% देखा जाता है। वही अगर भूमिगत जल देखा जाए झारखंड में तो मात्र 17.3% देखने को ही मिलेगा। तो ये भी एक समस्या का बात रहता है ना, कि झारखंड का जो भूमिगत जल है वो बहुत कम होता है। इसके अलावा भी आगे जाकर के हम लोग देखेंगे कि झारखंड का जो भूमिगत जल होता है उसका हम लोग निकासी बहुत कम कर पाते हैं, क्योंकि अभी हम बताएं कि झारखंड जो है वो पठारी क्षेत्र है, पहाड़ों का क्षेत्र है, चट्टानों का क्षेत्र है। इस वजह से यहाँ पे ड्रिलिंग करना बहुत मुश्किल होता है, और हर जगह पे आपको एक ही लेयर में पानी नहीं मिलेगा, कहीं कहीं पानी निकलता है तो कहीं कहीं नहीं भी मिलता है। तो इसी वजह से ये थोड़ा सा समस्या का भी एक कारण बनता है, और झारखंड सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादातर नदियाँ देखने को मिलता है झारखंड में कि ये बाहर की ओर चली जाती है, दूसरे राज्य में जाकर के मिल जाती है ना। जैसे यहाँ पे देखिए हम लिखे हुए कि राज्य का लगभग 77% जल बहकर बाहर चला जाता है। तो झारखंड राज्य का जो बीच देखिए, मान लें कि ये झारखंड वाला भाग है ना, तो ये झारखंड वाला जो भाग है तो यहाँ से नदियाँ जो है वो हर क्षेत्र में निकल करके बाहर की ओर चली जाती है, और ये झारखंड के लिए बहुत समस्या वाला बात है, क्योंकि झारखंड का बीच वाला भाग जो थोड़ा सा उठा हुआ भाग है, और नदियाँ जो है ज़्यादातर स्लोप में बहती है।
नीचे की ओर बहती है। इसी वजह से ज़्यादातर नदियाँ, और जब हम नदियाँ के बारे में बता रहे थे तो वहाँ पे बताए थे कि अलग अलग दिशा में, है ना, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की दिशा में सारी नदियाँ जो है वो आपको बहते हुए दिख रही थी, तो ये बाहर की ओर चली जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा समस्या रहा है झारखंड के लिए, और झारखंड सरकार को जितना ज़्यादा हो सके इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए, नदियों का धारा को मोड़ करके। हालांकि आपको एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिलेगा कि झारखंड में बहने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो अपनी धारा को मोड़ नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि चट्टान वाला क्षेत्र है, और चट्टान वाला क्षेत्र में धारा को मोड़ना थोड़ा सा आसान नहीं होता है। इसी वजह से ये नदियाँ जो है वो सीधा बहती हुई बाहर की ओर चली जाती है। तो या गवर्नमेंट को थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इनकी जलधारा को मोड़ करके और झारखंड में इसको रन करवाना चाहिए, ताकि झारखंड में रहने वाले किसान जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा सके और इससे फिर कृषि कर सके। इसके अलावा और भी देखें तो अभी हम लोग देखें कि भूमिगत जल संसाधन मात्र 17.3% है। अगर भूभाग जल का प्रयोग देखें तो मात्र 26.6% जल ही हम लोग प्रयोग कर पाते हैं। भूमि के अंदर पाए जाने वाला जल का मात्र 27%, लगभग 27% जल ही हम लोग प्रयोग कर पाते हैं। और इसका कारण भी बताएं, क्योंकि झारखंड के क्षेत्र में ड्रिलिंग करना जो है वो उतना आसान नहीं होता है। तो ये थे कुछ झारखंड के नदियां से कुछ इंपॉर्टेंट, और भी देखते हैं कि प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र आपको कई नदियां के किनारे देखने को मिलेगा। उसमें से हम लोग समझते हैं सबसे पहले जमशेदपुर के बारे में। जमशेदपुर के बारे में अगर पूछा जाए तो ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखे हुए कि जमशेदपुर जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर बसा हुआ है। वहीं अगर पूछा जाए कि झारखंड में बहने वाली नदियों में से सबसे ज्यादा क्षेत्र विस्तार कौन सी नदी को किस नदी का देखने को मिलता है, तो दामोदर नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसका अपवाह तंत्र, जिसको अपवाह प्रणाली भी हम बता रहे थे आप लोग को, इसका सबसे ज्यादा क्षेत्र देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि झारखंड में बहने वाली दामोदर जो है वो सबसे बड़ी नदी है, और इसमें कई सहायक नदियां आकर के मिलती है, और कई सहायक नदियां मिलने के कारण इसका क्षेत्र विस्तार भी बड़ा देखने को मिलता है। तो यहाँ से याद रखेंगे कि दामोदर नदी का अपवाह तंत्र सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, सबसे अधिक देखने को मिलता है। उसी तरह से झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, क्योंकि झारखंड में अभी हम लोग देखें कि लगभग 80 किलोमीटर की एरिया में, है ना, 80 किलोमीटर की दूरी गंगा नदी तय करती है झारखंड में, और इसका संरक्षण हेतु एक प्राधिकरण का गठन जो है वो कब किया गया था, तो आपको देखने को मिलेगा कि 20 फरवरी 2010 ईस्वी को, ताकि गंगा नदी को और भी स्वच्छ रखा जाए और भी सुरक्षित रखा जाए, इसी वजह से इसका गठन किया गया था। और ये 20 फरवरी 2010 ईस्वी को किया गया था, ये डेट को आप याद रखेंगे, है ना। इसके अलावा और भी अगर इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा जाए तो स्वर्ण रेखा नदी के रेत में सोना पाया जाता है ना, यहाँ से याद रखेंगे। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि झारखंड की वह कौन सी ऐसी नदी है जिसके रेत में सोना पाया जाता है, तो स्वर्ण रेखा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसके रेत में सोना पाया जाता है। और जैसे हम लोग यहाँ पे देखें कि जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी पर बसा हुआ है, उसी तरह से धनबाद और गिरिडीह जो है वो दामोदर नदी पर बसा हुआ है। तो यहाँ से आप दो चीज को याद रखेंगे, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी पे, वहीं धनबाद और गिरिडीह जो है वो दामोदर नदी पे बसा हुआ है, ये इस बात को आप याद रखेंगे। इसके अलावा सकरी नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया, और हम सकरी नदी के बारे में जब बता रहे थे तो उसका हम अदर नेम भी बताए थे कि सकरी नदी को सुमागधी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसको सुमागधी नदी से कब से जाना जाता है, तो ये रामायण के समय से ही सुमागधी नदी के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से हम यहाँ पे एक पॉइंट्स लिखे हुए कि सकरी नदी को रामायण में सुमागधी नदी कहा गया। जो रामायण अगर आप देखते हैं या फिर रामायण जो पढ़ते हैं उसमें सकरी नदी को सुमागधी नदी कहा गया है, यहाँ से याद रखेंगे। और एक और लास्ट प्रश्न के रूप में आप याद रखेंगे कि निरंजना और नीलांजल दो ऐसी धाराएं जो है वो फल्गु नदी की धाराएं। हम इससे पहले वाले वीडियो में भी इस पॉइंट्स को लिखे हुए थे, लेकिन वो साइड में लिखा हुआ था, मेरा ध्यान नहीं पहुंचा। उस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे कि निरंजना और नीलांजन जो है वो फल्गु नदी का दो महत्वपूर्ण धाराएं हैं। तो ये थे कुछ नदियां के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न, और जो तीनों वीडियो को अगर आप मिला करके देखेंगे तो झारखंड की नदियां से किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं रह जाएगा। और अगर फिर भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि इसको और भी विस्तार से और भी डीपली तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों वीडियो के जरिए झारखंड में बहने वाली जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उससे संबंधित सारे प्रश्न आपके तैयार हो गए होंगे। मिलेंगे झारखंड ज्योग्राफी के अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।